Assalamu alaikum class. Good afternoon. I hope everyone is fine and doing well by the grace of Almighty Allah. And welcome into the fourth lecture of macroeconomics. मैक्रोइकोनॉमिक्स के फोर्थ लेक्चर में आपको खुशामदीद कहते हैं और चैप्टर नंबर जो हम पढ़ रहे थे वो था 11, चैप्टर 11 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग। इसको हम CPI भी कहते हैं, ठीक है। मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज आल्सो नोन एज CPI। तो CPI का इंट्रोडक्शन हमने लिया, CPI को किस तरह से कैलकुलेट करना है, CPI GDP डिफ्लेटर से किस तरह से मुख्तलिफ होता है, ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देखी। आज जो हम लेक्चर लेंगे उसमें हम देखेंगे कि CPI कैलकुलेट किस तरह से होता है। लास्ट में हमने थ्योरी पढ़ी थी चैप्टर लेक्चर में, इस लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह से न्यूमेरिकल के थ्रू सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हमने क्या देखना है, कैलकुलेटिंग CPI किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, बगैर टाइम वेस्ट किए मूव ऑन करते हैं जी। और से देखिएगा यहाँ पे इस टेबल में जो है ये ईयर है, साल लिए 2014, 2004, 2005, 2006। राइस जो है 1 kg है, वीट जो है 1 kg है। यहाँ पे क्या कॉलम है, कॉस्ट ऑफ बास्केट। कर्सर जहाँ मूव हो रहा है काइंडली वहाँ फोकस कीजिएगा। 1 kg राइस हमने इस वजह से लिए हैं ताकि एग्जाम्पल को हम लोग ईजी रख सकें, हमने क्वांटिटी ज़्यादा नहीं ली। अगर 2 kg 3 kg राइस होते और यहाँ पे प्राइस हमें दी होती तो फिर हमने क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करके अकॉर्डिंगली हमने प्राइसेस निकाल लेनी थी। अब यहाँ पे है ही 1 kg राइस, तो यानी कि ये जो प्राइसेस दी हुई हैं यही मार्केट प्राइसेस हैं, हमने मार्केट प्राइसेस अलग से नहीं निकाली। यानी कि 30 में हम 20 ऐड कर देंगे तो वो कॉस्ट ऑफ बास्केट बन जाएगी 50। इसी तरह 2005 के लिए, इसी तरह 2006 के लिए। ये प्रोडक्ट ए है राइस और ये प्रोडक्ट बी है वीट। प्रोडक्ट ए प्लस प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ बास्केट। बास्केट के अंदर हमने एज्यूम किया कि हमारे दो प्रोडक्ट्स हैं, राइस और वीट। हमारी जो कंज्यूमर की टिपिकल कंज्यूमर की बास्केट है, जो कि हर साल जो हम खरीदते हैं चीज़ें, वो हमने एज्यूम किया, हमने ये फर्ज कर लिया कि हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, राइस और वीट हर साल हम खरीदते हैं 1 kg, और उनकी हर साल में 2004 में, 2005 में, 2006 में ये कीमतें हैं, ठीक है, 1 kg की। और यहाँ पे हमने ऐड अप करके कॉस्ट ऑफ बास्केट निकाली। अब कॉस्ट ऑफ बास्केट हमने निकाल ली बच्चों, कॉस्ट ऑफ बास्केट तो निकाली। और CPI का फार्मूला क्या था, CPI का फार्मूला था कॉस्ट ऑफ बास्केट करंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ बास्केट बेस ईयर इनटू 100। तो हमारे पास क्या आ जाता था, CPI। अब हमने CPI 2004 का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, करंट CPI होगा 50, सॉरी कॉस्ट ऑफ बास्केट क्या होगी 50, ये करंट है 50 क्योंकि हम 2004 का निकाल रहे हैं, तो करंट भी यही है और बेस भी यही है, यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 इज इक्वल टू CPI। देख लेते हैं हम जी। कंप्यूट CPI इन ईच ईयर 2004 बेस ईयर। 2004 को हमने बेस ईयर लिया और 2004 में हम CPI कैलकुलेट करते हैं, तो देखिएगा 50 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 इज इक्वल टू 100। बेस ईयर का CPI हो या GDP डिफ्लेटर हो, हमेशा 100 होता है, याद रखिएगा। अब 2005 का निकालते हैं। 2005 में निकालने के लिए हमने क्या करना है, 2005 का ये हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ बास्केट करंट, और ये क्या है, कॉस्ट ऑफ बास्केट बेस ईयर की 50। यानी कि अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, फार्मूले के अकॉर्डिंग, हम फार्मूले अच्छी तरह से याद कीजिएगा, 55 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, CPI 2005 का यही है, 55 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 इज इक्वल टू 110। अब ये 110 जो है ये CPI 2005 का। इसी तरह से 2006 का हमने कैलकुलेट कर लेना है। 2006 में हमारी करंट जो कॉस्ट ऑफ बास्केट है वो 60 है और बेस ईयर की 50 है, तो 60 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 इज इक्वल टू 120। ये तो हमारे हो गए CPI। अब CPI को यूज़ करते हुए किस तरह से हमने इन्फ्लेशन निकालनी है। बच्चों लेक्चर थोड़ा फास्ट होता है, इसको फास्ट पेस पे रखा जाता है ताकि हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, शॉर्ट वीडियो हो, ठीक है, और इजीली अपलोड हो सके। क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग स्लोली बोलते हैं, वीडियो को शॉर्ट मतलब वीडियो को फास्ट नहीं करते, तो वो उतनी जल्दी, उतना ज़्यादा टाइम लेती है उसको अपलोड करने में। वीडियो थोड़ी फास्ट चलाई गई है ताकि आप लोगों को जल्दी से अंडरस्टैंडिंग हो, अपलोड होने में कम टाइम लगे, ठीक है बच्चों जी। तो हम बात कर रहे थे कि इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करनी है। अब हमने ये देखना है, 2004 हमारा बेस ईयर था, 2004 से लेके 2005 तक का ये जो प्राइस लेवल है 100 से 110 तक कितनी इन्फ्लेशन हुई। इन्फ्लेशन देखने के लिए इन्फ्लेशन का फार्मूला जहन में लाइएगा। इन्फ्लेशन का फार्मूला ये था, CPI करंट माइनस CPI बेस ईयर डिवाइडेड बाय CPI बेस ईयर इंटू 100। ये फार्मूला था हमारे पास इन्फ्लेशन का। इसको इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि इन्फ्लेशन 2004 से लेके 5 तक की कितनी निकलती है जी। तो इन्फ्लेशन हमारे पास क्या है, कर्सर को गौर से देखिएगा, ये देखिए 110 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100। 110 क्या है, करंट ईयर का CPI 2005 का CPI माइनस बेस ईयर का CPI जो कि 100 है, ये देखिएगा 100 और डिवाइडेड बाय CPI बेस ईयर।
इंटू 100 और ये हमारे पास 10% आ गई इन्फ्लेशन। ये 2004 से लेके 2005 की इन्फ्लेशन है। उसके बाद 2005 से अगर हम 6 की निकालें, वैसे तो हमारा बेस ईयर 2004 है, हमें सोलन 2004 से लेके 2006 की इन्फ्लेशन निकालनी चाहिए, उसको हम एंड पे देख लेते हैं। लेकिन इनके बीचों बीच एक इन्फ्लेशन आती है 2005 से लेके 6 की। अब 2005 से 6 की हमने इन्फ्लेशन निकाली, 2005 से हमने 6 की इन्फ्लेशन निकाली, तो अब 2005 और 6 के दरमियान में बेस ईयर कौन सा होगा? 2004 हमने तो बेस ईयर लिया था, अब हम लोग निकाल रहे हैं 2005 और 2006। सो यहाँ पे बेस ईयर होगा पिछला ईयर। करंट सबसे आगे वाला बेस ईयर या सबसे बड़ा जो है ईयर जो है वो तो 2006 हो गया। 2006 से आगे का तो कोई साल नहीं है अभी हमारे पास। सो 2006 करंट साल, करंट ईयर हो गया, और 2005 हमारे पास क्या है? बेस ईयर, क्योंकि ये इस वाली ट्रांजैक्शन में छोटा है। सो हमने क्या करना है, गौर से देखिएगा, 2006 से करंट था, उसका सीपीआई करंट ले लिया 120 ये वाला, और माइनस 110 कहाँ से आया? ये 2005 का सीपीआई जिसको हमने बेस ले लिया। अब 2005 का सीपीआई इसमें से माइनस किया, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो हमारे पास 110 इंटू 100 हमारे पास 10% इन्फ्लेशन आ गई। यानी कि 2005 से लेके 2006 तक भी 10% इन्फ्लेशन हुई। अब हमने ये देखना है 2004 से लेके 2006 तक की इन्फ्लेशन कितनी थी। 2004 से लेके 2006 तक की इन्फ्लेशन कितनी थी वो अब हमें देखना है। उसको देखने के लिए 2004 बेस ईयर और 2006 हमारा करंट ईयर। सो 120 माइनस 100 यानी कि बेस ईयर का सीपीआई डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 होना चाहिए। देख लेते हैं जी, 120 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 यही है। और इस तरह करने से हमारे पास इन्फ्लेशन कितनी है? 20, यानी कि 2004 से लेके 2006 तक 20% इन्फ्लेशन हुई, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी जिसमें हमने सिर्फ 1 kg राइस लिए थे, इससे को हमने इस्तेमाल करते हुए हमने अंडरस्टैंडिंग ली। अब हम ये देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, कि इसमें हमने जो है क्वांटिटीज भी ली हैं, 4 पिज्जा लिए हैं और 10 लॉटेस लिए हैं। लॉटेस क्या होती हैं बच्चों? लॉटेस होती हैं कॉफी को बोलते हैं। तो मैं कॉफी वर्ड यूज करूंगी ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सके। बहुत से बच्चों को नहीं पता कि लॉटेस क्या होती है, इसलिए हम कॉफी का वर्ड यूज करेंगे। 4 पिज्जा एंड 10 कॉफी। ठीक है, 4 पिज्जा होंगे और 10 कॉफीज होंगी हर साल में। साल कौन कौन से लिए हैं हम देख लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा है जी? साल देखिएगा 2014, 2015 एंड 2016। प्राइस ऑफ पिज्जा पर पिज्जा है ये प्राइस ऑफ पिज्जा मीन पर पिज्जा। अब वैसे कितने हैं? 4 पिज्जा हैं, तो 10 को मल्टीप्लाई बाय 4 करना होगा हर साल में, क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। 2015 में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2016 में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ है। इसी तरह 10 कॉफीज जो थी उसको भी 2014 में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2015 में भी, 2016 में भी। ठीक है, इस तरह मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाती हैं? प्राइसेस, मार्केट प्राइसेस। ये पर वो दी होती हैं प्राइस। ठीक है, पर पिज्जा या पर गुड दी होती हैं, जो भी गुड है या जो भी कमोडिटी है हमारी, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पिछली एग्जांपल में हमने 1 kg ली थी, एक ही केजी थी हमारे पास इसकी गुड की। अब हमारे पास गुड जो हैं वो चेंज हो गए हैं और उनकी क्वांटिटी भी चेंज होगी। अब 4 पिज्जा हैं लेकिन कीमत एक पिज्जा की दी हुई है। ठीक है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। हाँ, पेपर में बच्चों ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे मार्केट प्राइसेस दे दी गई हो। 4 पिज्जा की कितनी बनती हैं, 5 पिज्जा की कितनी हैं, 6 पिज्जा की कितनी हैं, जितने भी पिज्जाज हैं हर साल में। हमने तो ऑब्वियसली 4 ही लेने हैं क्योंकि हमने बास्केट फिक्स की हुई है। अगर 4 पिज्जाज हैं 2014 में तो 2015 और 16 में भी 4 ही होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर कॉफीज 10 हैं 2014 में तो 15 और 16 में भी सेम ही होंगे। बच्चों वीडियो तेज होने की वजह से आप लोगों को रिपीट करके भी सुनना पड़ सकता है, लेकिन रिपीट कीजिएगा, रिवाइंड कीजिएगा, जहाँ पे समझ ना आए अंडरस्टैंड कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। अच्छा जी, तो कॉस्ट ऑफ बास्केट इस तरह से हमारी निकल आएगी। 2014 को समझने की कोशिश करते हैं। 4 हमारी एक पिज्जे की प्राइस थी, 4 को मल्टीप्लाई 4 से किया तो हमारे पास क्या, 10 को मल्टीप्लाई 4 से किया तो हमारे पास क्या निकल आई? 4 पिज्जाज की प्राइस। इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई हमने 10 से किया तो हमारे पास 10 कॉफीज की प्राइस निकल आई। और हमने इसको कॉफी की प्राइस को और पिज्जाज की प्राइस को एडअप कर दिया तो वो 60 बन गया, वो हमारी कॉस्ट ऑफ बास्केट निकल आई। इसी तरह 2015 के लिए, इसी तरह 2016 के लिए हमने कैलकुलेट करना है। बच्चों ये चीज़ें, ये क्वेश्चंस जो हैं ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा। कंप्यूट सीपीआई इन ईच ईयर 2014 एज बेस ईयर। 2014 को हमने बेस ईयर ले लेना और हर साल का हमने सीपीआई निकालना, जैसे हमने पीछे एग्जांपल में निकाला। अब कैसे निकलेगा? 2014 का सीपीआई किस तरह से निकाला है? सीपीआई का फार्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ बास्केट करंट एंड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ बास्केट बेस ईयर। करंट क्या है हमारे पास? 2014। बेस ईयर क्या है? 2014, तो इसको होना चाहिए 60 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। ऐसे ही 2014 का क्या है? 60 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100। इसी तरह 2015 का हमारे पास निकल आएगा। 15 का क्या होगा? 69 डिवाइडेड बाय 60। 60 बेस ईयर है इज इक्वल टू 115। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास निकलेगा 2016 का।
2016 का हमारे पास क्या है, कॉस्ट ऑफ बास्केट 78 डिवाइडेड बाय 60 होना चाहिए इनटू 100। देख लेते हैं, 78 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 इज इक्वल टू 130। बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। इसको अब यूज करते हुए हमने क्या निकालना था, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अब हमने निकालनी है 2014 से लेकर 2015 तक कितनी इन्फ्लेशन हुई। यहां से यहां तक की हमने क्या निकालनी है, इन्फ्लेशन 2014 से 2015 की। तो इन्फ्लेशन का फॉर्मूला क्या होता है, करंट सीपीआई माइनस सीपीआई बेस ईयर डिवाइडेड बाय सीपीआई बेस ईयर इनटू 100। उसी फॉर्मूला को जेन में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे इन्फ्लेशन 2014 से लेकर 2015 की। इन्फ्लेशन को देखिएगा, हमारे पास आ रही है 15% इन्फ्लेशन। कैसे आई है 15% इन्फ्लेशन, गौर से देखिएगा। 115 सीपीआई करंट ईयर 2015 का निकाल रहे हैं तो करंट ईयर 15 होगा, 2015 ही करंट ईयर होगा, ठीक है। तो 115 माइनस 100 हमारे पास सीपीआई होगा बेस ईयर का, ये वाला, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 बेस ईयर का सीपीआई, ये इंटू 100 किया तो हमारे पास 15% इन्फ्लेशन निकला। अब हमने निकालनी है इन्फ्लेशन 2015 से 2016 की। इन्फ्लेशन हमने कौन सी निकालनी है, 2015 से 2016 की। जी तो बच्चों अब क्या होगा, 15 हमारे पास बेस ईयर हो जाएगा, क्योंकि 15 से पीछे हम ले ही नहीं रहे, हमने सिर्फ ये देखना है 2015 से लेके 2016 तक कितनी प्राइसेस चेंज हुई। तो 16 जो है 2016 ये हमारा करंट ईयर है, ठीक है। इससे बड़ा अभी तक कोई नहीं है, इससे बड़ा अगर कोई होता तो वो करंट ईयर बन जाता अगर हमने उसके लिए कैलकुलेट करनी। इन दोनों वैल्यूज में कौन सा बड़ा है, 2016 जो बड़ा है उसको हमने क्या कंसीडर किया, करंट, और जो पुराना है प्रीसीडिंग है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, बेस ईयर। तो 130 माइनस 150 डिवाइडेड बाय 115 डिवाइडेड बाय 150, 15 into 100 is equal to 13% इन्फ्लेशन फ्रॉम द ईयर 2015 टू 2016। ये हमारे पास क्या थे, इन्फ्लेशन निकालने के तरीके थे, किस तरह से हमने सीपीआई कैलकुलेट करना है, किस तरह से इन्फ्लेशन कैलकुलेट करनी है। ये एग्जांपल देखिएगा बच्चों, ये एग्जांपल आपने खुद सॉल्व करनी है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। वहां पे आपको 4 पिज़्ज़ाज और 10 कॉफ़ीज दी गई थी, यहाँ पे आपको 10 केजीज बीफ और 20 केजीज चिकन दिया गया है, ठीक है। इसको यूज़ करते हुए आपने क्या निकाल लेना है, उसी तरह से सीपीआई कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ये देखिएगा, इन्होंने आपकी एक आसानी के लिए क्या कर दिया, सीपीआई बास्केट कॉस्ट 120 इन 2014 द बेस ईयर। 2014 हमारे पास बेस ईयर है और उसमें बास्केट की कॉस्ट क्या है, 120। यहाँ से आपका चेक हो जाएगा, लेकिन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, आप कैलकुलेट कीजिएगा। 2014 में हमारी ये प्राइस ऑफ बीफ है, ये प्राइस ऑफ चिकन है, इसको इसकी क्वांटिटी के साथ जरूर मल्टीप्लाई कीजिएगा। 14 में भी, 2014 में भी, 2015 में भी, 16 में भी बीफ को ये प्राइस ऑफ बीफ को मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 कीजिएगा, और यहाँ पे चिकन को हर साल मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20 कीजिएगा, क्योंकि चिकन की क्वांटिटी 20 है, ये क्वांटिटी 20 है, और बीफ की क्वांटिटी 10 है। सो मार्केट प्राइस पहले निकलेगी, फिर बीफ की और चिकन की जो प्राइस आएगी उसको ऐड अप करके तो आप कॉस्ट ऑफ 2014 एंड कॉस्ट ऑफ बास्केट ऑफ 2015 एंड कॉस्ट ऑफ बास्केट ऑफ 2016 निकाल लेंगे, जैसे हमने पीछे एग्जांपल सॉल्व की, ठीक है। इसमें हमने निकालना क्या क्या है, कंप्यूट द सीपीआई इन 2014, 15 एंड 16, तीनों सालों का सीपीआई निकालना है, और फिर तीनों सालों की इन्फ्लेशन निकालनी है, 2014 से 2015, 2015 से 2016, और फिर 2014 से 2016 तक की इन्फ्लेशन। ये हम क्वेश्चंस पहले 2 सॉल्व कर चुके हैं, वहां से आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एग्जांपल्स को अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमने करना है वो ये है, करेक्टिंग वेरिएबल फॉर इन्फ्लेशन। वेरिएबल जो है उनको किस तरह से करेक्ट किया जाता है इन्फ्लेशन में। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझिएगा, हमारे दादा हजूर थे, ठीक है, 1950 में वो जॉब करते थे, उनकी सैलरी तब थी 500 रुपये। उस 500 रुपये की आज क्या कदर होनी है, आज क्या कीमत होगी, वो कैसे हमें पता चलेगा, क्योंकि जो सैलरी वो उस वक्त ले रहे थे, अगर वो आज उसको कन्वर्ट किया जाए तो उस वक्त की वो सैलरी आज के कितने पैसे के बराबर बनती है, क्योंकि उस वक्त परचेसिंग पावर ज़्यादा थी, हमारे पैसे की कदर ज़्यादा थी। उस वक्त वो कम सैलरी भी बहुत ज़्यादा सैलरी थी, उसमें वो सब चीज़ें पूरी कर लेते थे, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, कंपेयरिंग डॉलर फिगर्स फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स। डिफरेंट टाइम मीन्स डिफरेंट सालों में, ठीक है, डॉलर की फिगर निकाल लेंगे, फिगर में अमाउंट निकाल लेंगे। तो इन्फ्लेशन मेक्स इट हार्डर टू कंपेयर डॉलर अमाउंट्स फॉर डिफरेंट टाइम्स। इन्फ्लेशन की वजह से ये मुश्किल हो जाता है कि आप डिफरेंट टाइम्स को, अब वहाँ पे उस वक्त 500 थी, आजकल 50,000 भी सैलरी हो तो उसमें जो है आपका वो पूरी नहीं बन पाती, यू कांट मैनेज, ठीक है। तो वो मैनेजमेंट जो है वो क्यों मुश्किल हो गई है, वो क्यों पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि परचेसिंग पावर कम हो गई, डॉलर की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है बच्चों। सो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि मिनिमम वेज रेट 1963 में हुआ करती थी 1.25, ठीक है, और यही मिनिमम वेज रेट हमारे पास हो गए 2013 में 7.25, ठीक है। यानी कि हम ये अज्यूम कर देते हैं कि दादा हजूर की ग्रैंडफादर की जो सैलरी थी 1963 में वो 1.25 डॉलर थी। अच्छा, 1.25 डॉलर ये पर ईयर पर आवर होती है, एक घंटे की,
ठीक है, बाहर के कंट्रीज में, फॉरेन्स में जहाँ डॉलर्स में पेमेंट होती है, वो घंटे की आपको सैलरी देते हैं। ठीक है, हर घंटे की सैलरी कैलकुलेट करके देते हैं, वहाँ पे हमारी तरह से नहीं होता। ठीक है, पर आवर वेजेस होती हैं वहाँ पे। अच्छा, डिड मिनिमम वेज हैव मोर परचेजिंग पावर इन दिसंबर 1963 और दिसंबर 2013? अब वो ये बात कर रहे हैं कि जो मिनिमम परचेजिंग पावर थी हमारे पास, वो कौन से साल में ज़्यादा होगी, 1963 में या 2013 में? ऑफ कोर्स वो 1963 में ही ज़्यादा होगी परचेजिंग पावर। उस वक्त पैसे की कदर, कीमत, वैल्यू ज़्यादा थी। ठीक है, लेकिन हमें वो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, हमने कंपेयर करना होगा और फिर कैलकुलेट करना होगा। टू कंपेयर, यूज CPI टू कन्वर्ट 1963 फिगर इनटू 2013 डॉलर। अब इस कंपैरिजन के लिए हम CPI यूज करते हैं। 1963 की जो फिगर है, जो सैलरी है, उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 2013 की अमाउंट जो है डॉलर्स में, कि 1963 की सैलरी 2013 में कितनी बनेगी। हम समझिए लेते हैं कि 2013 चल रहा है। ठीक है, अब कैसे कैलकुलेट करना है बच्चों, इसको एक फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करना है, और वो फार्मूला क्या है देखिएगा स्क्रीन पे। अमाउंट इन टूडेज डॉलर इज इक्वल टू, अमाउंट इन टूडेज डॉलर मीन सैलरी करंट, आज वो कितनी सैलरी बनेगी या आज उसकी अमाउंट कितनी बनेगी उस डॉलर की, जो उस वक्त डॉलर 1.25 1963 में ले रहे थे। ठीक है, अमाउंट इन बेस ईयर डॉलर, अमाउंट इन बेस ईयर डॉलर यानी कि बेस ईयर डॉलर में उसकी कितनी अमाउंट थी, अमाउंट थी 1.25 जो वो सैलरी ले रहे थे। ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगी मल्टीप्लाई बाय प्राइस लेवल करंट और प्राइस लेवल बेस ईयर। अब ये प्राइस लेवल आपको दिए होंगे 2013 का भी और 1963 का भी। ठीक है, अब मैंने इसका फार्मूला जो है, ये बुकिश फार्मूला था, ये जो हमने देखा ये बुक का फार्मूला है, मैंने इसको आसान करके आपके लिए जो है ये राइट डाउन किया है, ये इस तरह से, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो। क्या है, सैलरी और अमाउंट करंट, सैलरी या अमाउंट करंट, करंट अमाउंट कितनी बनती है उसकी, डॉलर्स अमाउंट बेस ईयर, जो डॉलर अमाउंट थी बेस ईयर की 1.25 1963, बेस ईयर 1963 था, और CPI करंट डिवाइडेड बाय CPI बेस ईयर, तो हमारे पास क्या निकल आएगी, डॉलर के फिगर निकल आएंगे इन द करंट ईयर। ठीक है, एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं, जो हमने पीछे देखी उसको सॉल्व कैसे करना है। इन द ईयर 1963 मिनिमम वेज वाज 1.25 और CPI कितना था तब 1963 में, 30.9, CPI is equal to 30.9 in the year 1963. Today is 2013 and the CPI is equal to 234.6 today. ठीक है, what will be the amount of इतने in the year 2013? अब हमने सिंपल क्या कर देना है, उन्होंने पूछा है 1.25 की 2013 में कितनी कीमत बनती है, हमने सिंपली ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देनी है और हमारे पास आंसर निकल आएगा। किस तरह से वैल्यूज पुट करनी है, सोल्यूशन देखिएगा जी। डॉलर अमाउंट टुडे इज इक्वल टू का निशान आएगा बच्चों, यहाँ मिसिंग है। डॉलर अमाउंट टुडे इज इक्वल टू 1.25, ये यहाँ देखिएगा 1.25 मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई है करंट CPI 234.6 डिवाइडेड बाय बेस ईयर का CPI 30.9, ये है बेस ईयर का CPI 30.9 इज इक्वल टू 9.49 इन 2013, 9.49 इन 2013 डॉलर, यानी कि उस टाइम की वो जो सैलरी थी उसकी आज की निकालेंगे तो वो 9.49 बनती है, यानी 49 बनती है, यानी कि $950। और 2013 में हमारे पास जो है डॉलर की अमाउंट जो उन्होंने हमें बताई हुई थी सैलरी, वो कितनी थी, 7 पॉइंट समथिंग। ऐसे ही है बच्चों, क्या थी वो, हम पिछली स्लाइड पे देखते हैं 7.25, ये देखिएगा 7.25 इन दिसंबर 2013, ये हमें बताई गई थी। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमारे पास आंसर क्या निकला, $950। तो इट्स मीन कि अगर उस वक्त की जो सैलरी थी 1.25 उसको कन्वर्ट करें 2013 में, आज की कीमत निकालें तो वो क्या निकलती है, $950, यानी कि ज़्यादा निकली है ना। हम लोग कितनी पे करें, 7.25, तो वो कम है। इट्स मीन कि उस वक्त जितनी सैलरी थी और उस वक्त जो पैसे की कदर थी वो ज़्यादा थी, यही बात मैंने आपको शुरू में बताई थी, उस वक्त ज़्यादा थी। ठीक है, सो इट्स नाउ क्लियर। अब एक एग्जाम्पल है, ये एक एग्जाम्पल है आपका मतलब प्रैक्टिस के लिए, इसको आपने खुद सॉल्व करना है। सोल्यूशन मैंने दे दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपने इसको अंडरस्टैंड करके खुद सॉल्व करना है ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो। क्या है जी बच्चों, इसमें हमें दिया हुआ है 1.15 दिसंबर में 1964 में सैलरी, 2007 में है 5.85। ठीक है, अब हमने इसको कन्वर्ट करके निकाली जो सैलरी है 7.75, इट्स मीन के 2007 में ये डॉलर की अमाउंट निकली है 7.75, विच इज हायर देन द 5.85। इट्स मीन के डॉलर की अमाउंट उस वक्त ज़्यादा थी, परचेसिंग पावर उस वक्त ज़्यादा थी 1964 में। कैसे, CPI 1964 आपको दिया होगा, ये देखिएगा CPI टू कन्वर्ट CPI टू दिस डॉलर। अच्छा, इन 1964 द CPI वाज 31.3, ये हमारे पास बेस ईयर का CPI है, और CPI इन 2007 वाज 211.7।
तो ये करंट सीपीआई की जगह 211.7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सीपीआई बेस की जगह पे 31.3, ये देखिएगा, और ये 1.15 क्या है, डॉलर अमाउंट बेस ईयर में जो हमारी सैलरी थी डॉलर अमाउंट की वो आ जाएगी, और करंट सैलरी हमने निकालनी है, दैट इज 7.78। ठीक है, ये इस तरह से ये एग्जांपल सॉल्व हुई है बच्चों। इसको बहुत गौर से आपने सॉल्व करना है। आपके न्यूमेरिकल ज़्यादा हैं, न्यूमेरिकल गलत हो जाए तो उसमें नंबर अंडा आता है, सिफर आता है, ठीक है, वो कन्वर्टेबल नहीं होता है। अब यहाँ पे एक आधा नंबर आपको नहीं मिलेगा, थ्योरेटिकल में फिर भी आपको एक आधा नंबर मिल जाता है। सो यहाँ पे आपको मेहनत ज़्यादा करनी है। जी बच्चों, हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि हमारे पास क्या है। कंपेयरिंग डॉलर फिगर्स फ्रॉम डिफरेंट टाइम्स। अच्छा बच्चों, ये हमारे ज़रूरत की नहीं है, देख लेते हैं। डॉलर करेक्टिंग वेरिएबल्स फॉर इन्फ्लेशन। अच्छा जी, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एंड रियल इंटरेस्ट रेट। जैसे हमने नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी पढ़ा, वही इसमें भी डिफरेंस है। नॉमिनल जीडीपी क्या था, जो करंट प्राइसेस पे लिया जाता है, और रियल जीडीपी क्या था, जो बेस ईयर की प्राइसेस पे लिया जाता है। सो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट वो होगा जिसमें करंट प्राइसेस को हमने कैलकुलेट किया हुआ है, यानी कि जिसके अंदर इन्फ्लेशन इंक्लूड है। करंट प्राइसेस किसमें लेते हैं, जिसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड हो। बेस ईयर की प्राइसेस जो होती हैं या जो जीडीपी बेस ईयर पे ली जाती है उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड नहीं होती, उसमें से निकाली होती है। इसी तरह से रियल इंटरेस्ट रेट वो होगा जिसमें से इन्फ्लेशन निकली हुई है, करेक्टेड फॉर इन्फ्लेशन, जिसमें से करेक्शन हुई हुई है। ठीक है, इसको एज अ एरर कह रहे हैं, इन्फ्लेशन को एज अ एरर कह रहे हैं, इसीलिए हम लोग करेक्शन का वर्ड यूज करें, करेक्टिंग वेरिएबल्स। ठीक है, अगर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से माइनस कर दें इन्फ्लेशन तो वो क्या बन जाता है, रियल इंटरेस्ट रेट। रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, रियल इंटरेस्ट रेट इज डिफाइंड एज द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। ठीक है, और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट विच इज कैलकुलेटेड ऑन द करंट प्राइसेस विच इनकॉर्पोरेट्स इन्फ्लेशन, जिसके अंदर इन्फ्लेशन भी शामिल होती है। ठीक है बच्चों, सो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इंटरेस्ट नॉट करेक्टिंग फॉर द इन्फ्लेशन, मीन जिसके अंदर से इन्फ्लेशन नहीं निकली होती। ठीक है बच्चों, रेट ऑफ ग्रोथ इन द डॉलर वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट। अच्छा, इसमें अब क्या होता है, डॉलर की जो वैल्यू होती है, जो आपने डिपॉजिट किया होता है, या आपने जो डेट मीन कर्जा दिया होता है, उसके ऊपर क्या होता है, जो वैल्यू होती है डॉलर की, उसके अंदर ग्रोथ रेट इंक्रीज होता है। ठीक है, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि इसको रेट ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। ठीक है, डिपॉजिट है या डेट है, आपको फॉर एग्जांपल 13% अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट के ऊपर, आपने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं, आप समझ रहे होंगे आप बड़े पैसे अर्न कर रहे हैं, आपकी जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ रही है, 13% आपको मिला हुआ है। लेकिन उस साल इन्फ्लेशन कितनी होती है, 7% इन्फ्लेशन हुई है। इट्स मीन कि आपकी परचेसिंग पावर जो है वो कम हुई है, चीज़ें महंगी हुई हैं। चीज़ें जब महंगी होती हैं तो आप उसी $1000 में या $1,00,000 में अब वो चीज़ें उतनी नहीं खरीद पाते। या फॉर एग्जांपल जैसे आपके $1000 में एक गाड़ी आ जाती होती थी, अब आजकल एक गाड़ी नहीं आती, तो ये क्या हुआ, आपकी परचेसिंग पावर तो डिक्रीज हो रही है, और आप बड़े खुश हो रहे थे कि जी मुझे 13% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और मेरे पास बड़ी सेविंग हो जाएगी। असल ये होता है कि इंटरेस्ट रेट आपको वो मिल रहा होता है 13 माइनस 7 मीन जो इन्फ्लेशन हुई होती है उस साल। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से 13, यानी कि हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट था जिसके अंदर से इन्फ्लेशन नहीं निकाली हुई, अगर हम 13 में से -7 कर दें, इन्फ्लेशन निकाल दें, तो वो क्या बन जाता है, रियल इंटरेस्ट रेट। असल में हमारा पैसा उतना बढ़ रहा होता है जो रियल इंटरेस्ट रेट होता है। ये सिर्फ एक गोल्डन फिगर होता है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, जो कि बैंक वाले हमें धोखा देते हैं। ठीक हो गया, तो ये उसी ग्रोथ रेट की बात कर रहे हैं। अब रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है, रियल इंटरेस्ट रेट करेक्टेड फॉर इन्फ्लेशन, की इन्फ्लेशन इसके अंदर से निकाली होती है, और इसमें रेट ऑफ ग्रोथ इन द परचेजिंग पावर ऑफ डिपॉजिट, इसमें जो होता है आपकी परचेजिंग पावर जो होती है वो इंक्रीज हो रही होती है, इतना इंक्रीज होता है आपका परचेजिंग पावर एक्चुअली में जितना रियल इंटरेस्ट रेट होता है। ठीक है, या आपका डिपॉजिट इतना इंक्रीज होता है। ये बात हो गई हमारी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की और रियल इंटरेस्ट रेट की। ठीक है, अब रियल इंटरेस्ट रेट की हमने जो बात की कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, यही बात की थी, रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से जब इन्फ्लेशन निकाल देंगे तो वो क्या बन जाता है, वो रियल इंटरेस्ट रेट बन जाता है। ठीक है बच्चों, इतनी बात अंडरस्टैंड हुई। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या है एग्जाम्पल हमने क्या करनी है, $1000 हमने एक साल के लिए डिपॉजिट किया, $1000 एक साल के लिए हमने डिपॉजिट किया, जिसके ऊपर के हमें 9% इंटरेस्ट रेट मिलना है, 9%। एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना है, 9%। अब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट तो आपको 9% मिल रहा है, अब उस साल की इन्फ्लेशन कितनी है, हमें इन्फ्लेशन भी देखना होगी। इन्फ्लेशन है फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अज्यूम करते हैं कि उस एक साल में जिसके लिए हमने $1000 डिपॉजिट किया था, इन्फ्लेशन हो गई 3.5%। ड्यूरिंग दैट ईयर इन्फ्लेशन इज 3.5%। अगर जो है इन्फ्लेशन 3.5 है,
ठीक है, उस साल में, तो हमारा रियल इंटरेस्ट रेट क्या होगा? रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, दैट इज 9% माइनस 3.5%। देखिएगा, रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन मीन्स 9% माइनस what? 9% minus 3.5% is equal to 5.5%। 5.5% रियल इंटरेस्ट रेट है, जो का जितनी आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज होगी। ठीक है बच्चों, इस एग्जांपल से हमें क्या पता चला? द परचेजिंग पावर ऑफ द 1000 डिपॉजिट हैज ग्रोन 5.5%। एक्चुअली कितना बढ़ा है, कितना मुनाफा हुआ है? 5.5। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? रियल इंटरेस्ट रेट एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं, ग्राफ से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किसमें समझ-बाग दिखाया जाता है और किसमें समझ-बाग नहीं दिखाया जाता। रियल एंड नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इन यूएसए 1960 से लेके 2015 तक के हमें रियल और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट दिखाए गए हैं। रियल इंटरेस्ट रेट ब्लू कलर की लाइन है बच्चों, रियल इंटरेस्ट रेट इज ब्लू लाइन। बच्चों गौर से देखिएगा, रियल इंटरेस्ट रेट हमारे पास क्या है? ब्लू लाइन। ये क्या है? रियल इंटरेस्ट रेट। और रेड इंटरेस्ट रेट क्या है? नॉमिनल। रेड वाला इंटरेस्ट रेट क्या है? नॉमिनल। आप देख रहे होंगे ये 1960 से लेके 2015 तक की ये टाइमलाइन है। यहाँ पे ईयर है और यहाँ पे हमारे पास क्या है? इंटरेस्ट रेट्स। अब आप देख रहे होंगे ये ब्लू वाली लाइन नीचे नीचे है, कम कम है, और ये वाले बहुत रेड वाली लाइन जो है बहुत ऊपर ऊपर है। इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है। ये देखिए, यहाँ बिल्कुल नीचे जा रहा है और यहाँ देखिए बहुत ऊपर चला गया। हमें देखने को मिल रहा होगा, हमें 15% इंटरेस्ट मिल रहा है। ये कौन सा है? ये नॉमिनल इंटरेस्ट है। 15% इंटरेस्ट मिल रहा है हमें हमारे डिपॉजिट पे। और एक्चुअली हमें कितना मिल रहा होता है? हम लॉस में जा रहे होते हैं बच्चों। ये देखिए, माइनस ये ऑलमोस्ट बनता है -7.5। ये -7.5, यानी कि आप लॉस में जा रहे होते हैं। अगर आपने $1000 सबमिट करवाए थे, जमा करवाए थे, डिपॉजिट करवाए थे, अब वो $750 रह गए होंगे। ठीक है, उसके ऊपर क्या हो गया होगा? डिडक्शन हो गई होगी। ठीक है जी, अगर आपने $1000 सबमिट करवाए थे, डिपॉजिट करवाए थे, तो उसके ऊपर अगर हमारे पास 7.5% माइनस में जा रहा है, डिफ्लेशन हो रही है, इन्फ्लेशन हो रही है, तो अब क्या होगा? इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई कि हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो माइनस में चला गया। 15% हमें कहा गया था, लेकिन 7.5% नेगेटिव में चला गया, यानी कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गई है। अब 7.5 जो है, अब 7.5% 1000 का ले लेंगे, ऑलमोस्ट 75 बनेगा, 75 रुपीज़। अब हमारे पास एक्चुअल जो हमने $1000 जमा करवाया था वो बन जाएगा 925, 925 लगभग, 925, हाँ 925 रुपये रह जाएंगे। हमने तो पैसे डिपॉजिट करवाए थे, इंटरेस्ट पे जी हमारे पैसे बढ़ेंगे, हमारे पैसे कम होंगे। तो ये क्या है? ये सारी ये गेम होती है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की। असल हमने रियल इंटरेस्ट रेट देखना होता है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, हमें बैंक ने कहा था 15% आपको मिलेगा मुनाफा, लेकिन हमें क्या हो गया? हमें तो 7.5% नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये कैसे हमें पता चला? ये हमें पता चल रहा है, ये देखिए इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है, यहाँ पे पता चल रहा है। ये देखिए, यहाँ पे हमें वो शो कर रहे हैं कि आपको 15% मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पे सारे हमें गोल्डन, हम तो कहीं पे भी ये इस लाइन से नीचे नहीं जा रहे, यानी कि जीरो से नीचे हमारा कहीं पे भी नहीं, हम हर जगह पे प्रॉफिट में जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग लॉस में जा रहे होते हैं। वो कैसे पता चलता है? रियल इंटरेस्ट रेट से। ठीक है बच्चों, ये समरी है हमने अब तक क्या किया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज द मेजर ऑफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग। बिल्कुल हमने यही पढ़ा कि कॉस्ट ऑफ लिविंग का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक मेजर है। द सीपीआई ट्रैक्स द कॉस्ट ऑफ टिपिकल कंज्यूमर बास्केट। ठीक है, ये मेजर करता है बास्केट की कॉस्ट, जो बास्केट होती है गुड्स एंड सर्विसेज की। और सीपीआई इज यूज्ड टू मेक कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट्स। ठीक है, एडजस्टमेंट्स इसमें की जाती हैं एंड करेक्ट इकोनॉमिक वेरिएबल फॉर द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। और करेक्ट किए जाते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल्स को, इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है उसको मेजर करने के लिए। ठीक है बच्चों, the real interest rate is corrected for inflation and is computed by subtracting the inflation rate from the nominal interest rate। यही हमने अभी पढ़ा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड फॉर टेकिंग दिस लेक्चर फॉर ग्रांटेड। इट विल हेल्प यू आउट इन योर एग्जाम, और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे एट होम एंड स्टे सेफ प्लीज, फॉर द सेक ऑफ योर गुडनेस and for the well-being of society and our country. Allah Hafiz. Take very good care. Bye-bye.